नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति जारी की। रूसी सेना ने यूक्रेन पर अपना अपेक्षित हमला शुरू कर दिया। बिहार का पहला तैरता विद्युत संयंत्र दरभंगा में जल्द ही शुरू होगा। और इस अंक में हम जानेंगे संस्कृति मंत्रालय के विज्ञान सप्ताह के तहत विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के एक हिस्से के रूप में गणित में भारत के योगदान के बारे में। केंद्र 4 राज्यों में अन्वेषण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर वाटर विंग को पुनर्जीवित करेगा। और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने सड़क निर्माण के लिए सतपुड़ा पेंच गलियारे को बाधित कर दिया। और आइए अब इस अंक की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति जारी की। मंत्रालय द्वारा जारी की गई रणनीति के प्रमुख लक्ष्य हैं: वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग $1 बिलियन की वृद्धि करना, वैश्विक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 5% करना, सामग्री, मशीन और सॉफ्टवेयर के लिए 50 भारतीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकियां विकसित करना, 100 नए स्टार्टअप्स, 500 नए उत्पाद और 1 लाख कुशल कर्मी तैयार करना। आपको बता दें कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति के कई प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के विकास और उपयोग के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना, भारत की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संबंधी बौद्धिक संपदा का सृजन एवं संरक्षण सुनिश्चित करना, घरेलू बाजार की आयात पर निर्भरता को कम करना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के कई प्रभाव हो सकते हैं। ये कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला की जगह ले सकता है। इससे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। उत्पाद में विविधता को बढ़ावा मिलेगा और विनिर्माण की दृष्टि से डिजाइन में लचीलापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। इसके अलावा जटिल रोगी विशेष रिलीज प्रोफाइल के लिए दवाओं को व्यक्तिकृत बनाकर रोगी केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा मिलेगा। लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों को कम करके सैन्य आपूर्ति श्रृंखला के रूपांतरण में मदद मिलेगी। एडिटिव विनिर्माण या 3D प्रिंटिंग के तहत वस्तुओं के प्रोटोटाइप या क्रियाशील मॉडल्स बनाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, धातु, फाइबर या सिरेमिक जैसी सामग्रियों की क्रमिक परतें जमाते हुए वांछित वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। आपको बता दें कि सामान्य एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया के तहत सबसे पहले एक 3D CAD मॉडल यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन का मॉडल बनाया जाता है। अब इसके बाद बारी आती है STL फाइल की। STL का मतलब है स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज या फिर इसे स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। STL फाइल को 3D मॉडल के इंफॉर्मेशन के लिए एक स्टोरेज पॉइंट माना जाता है। फिर इसका स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर काम करता है और उसके बाद बनाए जाने वाले फाइनल प्रोडक्ट की लेयर स्लाइसेस पर टूल पाथ काम करते हैं। और इसके बाद एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया शुरू होती है और तब जाकर एक 3D वस्तु प्राप्त होती है। और आइए अब बात करते हैं विश्व पर आए सबसे बड़े संकट के बारे में। रूसी सेना ने यूक्रेन पर अपना अपेक्षित हमला शुरू कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर रूस की मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। रूस ने यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने से रोकने और सुरक्षा गारंटी देने की मांग की थी। और आइए अब बताते हैं रूसी हमले के कारणों के बारे में। दरअसल रूस ने पश्चिमी देशों से कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता की मांग की थी। रूस ने ये मांग की थी कि नाटो पूर्वी यूरोप यानी कि रूस की सीमा तक अपनी सदस्यता का विस्तार नहीं करेगा। दूसरे कारण में है निर्जातीय विभाजन। आपको बता दें कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में रूसी समर्थक अलगाववादियों का वर्चस्व है। इसके अलावा यूक्रेन के पश्चिमी देशों की ओर झुकाव को रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए एक बड़े आघात के रूप में देखा जा रहा है। रूस से यूरोपीय संघ को होने वाली गैस आपूर्ति का 1/3 हिस्सा यूक्रेन से होकर जाता है। इन सभी कारणों की वजह से कहीं न कहीं रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। लेकिन रूस के यूक्रेन जैसे देश पर हमला करने के कई प्रभाव होंगे। इसके सामान्य प्रभावों की बात करें तो यूरोप में सुरक्षा संकट पैदा होगा और इस युद्ध के मानव के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव नजर आएंगे। आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से अधिक हो सकती हैं। इसके अलावा वैश्विक गेहूं निर्यात में रूस शीर्ष पर है, जबकि यूक्रेन गेहूं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। इस तरह अगर पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो विश्व में खाद्य कीमतों में अस्थिरता पैदा होगी। और आइए अब जानते हैं भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे कच्चे तेल की कीमतों में 10% की वृद्धि होगी।
इससे भारत का चालू खाता घाटा $15 बिलियन तक बढ़ जाएगा। खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि होगी क्योंकि भारत के सूरजमुखी तेल आयात में 70% हिस्सा अकेले यूक्रेन का है। इसके अलावा रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। इस युद्ध की वजह से रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव होगा, जिससे कि भारत का रक्षा आयात प्रभावित होगा। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। बिहार का पहला तैरता विद्युत संयंत्र दरभंगा में जल्द ही शुरू होगा। बिहार के दरभंगा में 2 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित की जा रही है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है, साथ ही सौर पैनलों से हरित ऊर्जा का उत्पादन करना है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट आंध्र प्रदेश के एनटीपीसी सिमहाद्री में शुरू किया गया था। फ्लोटिंग प्लांट के तहत फोटोवोल्टिक पैनल जल निकायों की जल सतह पर स्थापित किए जाते हैं। सौर सरणियों यानी कि सोलर एरे के व्यवहार्य विकल्प के रूप में माना जाता है। दरअसल तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र के कई लाभ हैं। इससे सौर पैनल लगाने के लिए भूमि की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा विद्युत के उत्पादन में वृद्धि होती है क्योंकि जल सौर पैनलों को ठंडा रखता है और तापमान बढ़ने पर ये उनकी दक्षता सुनिश्चित करता है। तैरते सौर पैनल से उत्पन्न छाया के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं, जैसे कि शैवाल प्रस्फुटन की संभावना को कम करने में मदद मिलती है। जल के वाष्पीकरण में कमी आएगी, इससे जल संसाधन संरक्षित होंगे। अपेक्षाकृत मुक्त जल सतह होगी तो वृक्षों, पहाड़ों आदि से छाया को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। लेकिन तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की कुछ अपनी सीमाएं भी हैं, जैसे कि इन्हें स्थापित करने की लागत काफी ज्यादा होती है। नमी की वजह से क्षरण और जंग लगने का जोखिम बना रहता है। ये समस्या विशेष रूप से अशांत तटीय वातावरण में अधिक होती है। फ्लोटिंग सोलर पैनल में जल और विद्युत दोनों शामिल होने की वजह से सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं। इसकी रैंकिंग प्रणाली लंबी अवधि के लिए उपयोगी और उच्च भार वहन वाली होती है। संस्कृति मंत्रालय के विज्ञान सप्ताह के तहत विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के एक हिस्से के रूप में ये हिस्सा गणित में भारत के योगदान के बारे में। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय ज्ञान प्रणाली को समर्पित गीति काव्य या कविता धारा की घोषणा की है। इसे विज्ञान सप्ताह विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया है। ये पहल नए सिरे से हमें हमारे इतिहास का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें भारत की उपलब्धियों का उत्सव मनाया जाएगा, साथ ही इसकी विरासत को बनाए रखने में महान विद्वानों, गणितज्ञों, वैज्ञानिकों और नेताओं के योगदान को फिर से याद किया जाएगा। इस आयोजन में व्याख्यानों की एक श्रृंखला भी शामिल है। इसी श्रृंखला के भाग के रूप में गणित में भारत के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। इसकी शुरुआत होती है शुल्ब सूत्र के प्राचीनतम मौजूदा पाठ्य से, जो कि 800 ईसा पूर्व का है। ये कर्णी यानी सर्ड्स के विभिन्न रोचक अनुमान देने के साथ साथ पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग का वर्णन करता है। इसके बाद उल्लेख किया गया है पिंगल के छंद शास्त्र के बारे में, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। ये पुस्तक विभिन्न क्रमचय संचय यानी कॉम्बिनेटोरियल तकनीकों के मूलभूत तत्वों का उल्लेख करता है। और इसके बाद बात होती है आर्यभट्ट की, जो कि 499 ईस्वी के थे। ये दशमलव स्थान मान प्रणाली के आधार पर वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए एल्गोरिदम का वर्णन करते हैं। ज्याफलन यानी सिने फंक्शन का अपने परिमित अंतर रूप में अवकलन समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ ही रैखिक अनियमित समीकरण यानी लीनियर इनडिटर्मिनेट इक्वेशन को हल करने की एक विधि प्रदान की थी। और इसके बाद जिक्र किया गया ब्रह्मगुप्त का, जो कि 628 ईस्वी के थे। ब्रह्मगुप्त शून्य के साथ अंकगणितीय संक्रियाओं की पूरी तरह से चर्चा करते हैं। उन्होंने द्विघात अनियत समीकरणों को हल करने के लिए संयोजन के गहन भावना नियम को प्रतिपादित किया। उन्होंने अंकगणित, ज्यामिति और बीजगणित के विकास के लिए कार्य किया था। साथ ही उन्होंने त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में भी योगदान दिया था। माधवाचार्य 1340 से 1420 ईस्वी तक थे। उन्होंने पाई के लिए अनंत श्रृंखला की खोज की थी। इसे सामान्य तौर पर ग्रेगरी लेबनीज श्रृंखला भी कहा जाता है। उन्होंने अन्य त्रिकोणमितीय फलनों पर भी शोध कार्य किया था। उन्होंने खगोल विज्ञान और गणित की केरल शाखा की स्थापना की थी। आपको बता दें कि केरल शाखा को कुछ सदियों बाद यूरोप में आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। और अगली खबर आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। केंद्र 4 राज्यों में अन्वेषण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर वाटर विंग को पुनर्जीवित करेगा। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर वाटर विंग को पुनर्जीवित किया जा रहा है। ये 4 राज्यों में तटीय अन्वेषण करेगा। ये अन्वेषण स्थल होंगे गुजरात का द्वारका, तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा में कई पौराणिक स्थल और महाराष्ट्र और ओडिशा के तटीय स्थल। एएसआई ने वर्ष 2001 में अपने अंडर वाटर विंग की स्थापना की थी, लेकिन कुछ विशेषज्ञों की कमी की वजह से वो 1 दशक से भी अधिक समय तक निष्क्रिय रहा है। आइए अब आपको बताते हैं जल के नीचे अन्वेषण के लिए कौन कौन सी प्रौद्योगिकियां प्रयोग की जाती हैं।
सबसे पहली तकनीक है रेडियोमेट्रिक तकनीक। ये तकनीक किसी पुरातत्वीय स्रोत की आयु का पता लगाने के लिए रेडियोधर्मी अशुद्धियों की खोज करती है, क्योंकि प्रवालों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और रेडियोमेट्रिक तकनीक किसी संरचना की आयु को ज्ञात करने में सहायक है। और दूसरी तकनीक है थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग। इसमें एक विशेष तापीय घटना के लिए क्रिस्टलीय खनिजों से युक्त सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये सिरेमिक के लिए उपयोगी है। ये जलावन यानी फायरिंग की तिथि का निर्धारण करता है। साथ ही ये लावा और पर्याप्त रूप से सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहे अवसादों की तिथि का भी निर्धारण करता है। इनके संरक्षण की जरूरत भी इसलिए है क्योंकि ये इतिहास के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान में मदद करेगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं से सीखने में भी सहयोग करेगा। ये राष्ट्र निर्माण और इसकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान की ब्रांडिंग करने में भी सहायक होगा। ये स्थानीय स्तर पर आजीविका और विकास गतिविधियों में भी वृद्धि करेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई थी। ये वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये पुरातात्विक अनुसंधानों और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। ये प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। ये पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। भारत के पहले पेशेवर पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम वर्ष 1871 में ASI के प्रथम महानिदेशक बने थे। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने सड़क निर्माण के लिए सतपुड़ा पेंच गलियारे को बाधित कर दिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने कथित तौर पर वन और वन्य जीव कानूनों की उपेक्षा की है। निगम ने सतपुड़ा मेलघाट पेंच बाग गलियारे को बाधित करके राज्य राजमार्ग 43 का विस्तार किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इसके लिए पहले 4 एनिमल अंडरपास, शोर अवरोधक, गाइड वॉल, बाड़बंदी, मंकी लेडर्स आदि की सिफारिश की थी। बाद में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने शमन उपायों के साथ परियोजना की सिफारिश की थी। भारत में वन्यजीव परियोजनाओं को मंजूरी। जिन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, उनके लिए वन्यजीव मंजूरी की भी जरूरत नहीं होती है। कुछ मामलों में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति से पूर्व मंजूरी जरूरी है। उदाहरण के लिए प्रस्तावित परियोजना का अधिसूचित पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के भीतर होना और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में सूचीबद्ध होना। NTCA ये सुनिश्चित कर सकता है कि एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे संरक्षित क्षेत्र से जोड़ने वाले टाइगर रिजर्व और गलियारों को डाइवर्ट न किया जाए, साथ ही उनका पारिस्थितिक रूप से असंधारणीय उपयोग भी वर्जित किया जाए। इन गलियारों का डाइवर्जन और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग केवल जनहित के मामले में और NBWL और NTCA के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकता है। आपको बता दें कि वन्य जीवों पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का काफी प्रभाव होता है। सड़कें, बांध और अन्य बुनियादी ढांचे ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण उत्पन्न कर सकते हैं। ये समस्याएं विकास प्रक्रियाओं के बढ़ने के साथ ही बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा पर्यावास के विखंडन और हानि से वन्य जीव प्रभावित होते हैं और मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता है। साथ ही वन्य जीवों के प्रवास मार्ग अवरुद्ध होते हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। लोकपाल ऐप। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लोकपाल ऐप को मनरेगा के बेहतर कार्यान्वयन के लिए विकसित किया गया है। ये मनरेगा के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की सुचारू रूप से रिपोर्टिंग और वर्गीकरण में सहायक होगा। वर्तमान में शिकायतों की रिपोर्टिंग, इन पर निर्णय लेना और शिकायतों का निपटान भौतिक रूप में होता है। ऐप लोकपाल को प्रत्येक मामले की आसान निगरानी में सक्षम करेगा। इससे इन मामलों का समय से निपटान करने में भी मदद मिलेगी। इससे लोकपाल निर्बाध रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेगा। T+1 निपटान चक्र। भारत आज से T+2 प्रणाली से आगे बढ़ते हुए T+1 स्टॉक सेटलमेंट प्रणाली को लागू करेगा। T+1 प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक लेन देन होने के एक दिन के भीतर निपटान को मंजूरी देनी होगी। ऐसा करने पर भारत चरणबद्ध तरीके से T+1 स्टॉक सेटलमेंट प्रणाली को अपनाने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन जाएगा। इससे बाजार की तरलता और ट्रेडिंग टर्नओवर में वृद्धि होगी। इस प्रकार घरेलू निवेशकों को लाभ होने की उम्मीद है। साथ ही इससे निपटान के जोखिम और ब्रोकर डिफॉल्ट्स के मामलों में भी कमी आएगी। अगला है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम।
विश्व आर्थिक मंच और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग से संबंधित है। ये कार्यक्रम उत्सर्जन को कम करने और लचीला तथा संतुलित शहरी परिवेश प्रदान करने में सहायक होगा। विश्व आर्थिक मंच और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स डीकार्बोनाइजेशन के लिए WEF की सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया और टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस को अपनाएंगे। ये 2 वर्षों में 5 से 7 भारतीय शहरों के संदर्भ में किया जाएगा। पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली यानी कि रक्षा स्पर्श। रक्षा मंत्रालय ने पूरे भारत में 4 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों में स्पर्श के तहत पेंशन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये रक्षा मंत्रालय पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली है। ये वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों की प्रक्रिया का निपटान करती है। ये पेंशन को सीधे रक्षा विभाग के संबंधित पेंशन भोगियों के बैंक खातों में जमा करती है। ये किसी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भरता को समाप्त करती है। स्पर्श का उद्देश्य रक्षा विभाग के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन के प्रशासन के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करना है। ये प्रणाली सरकार के डिजिटल इंडिया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन के विजन के अनुरूप है। फसाई स्वास्थ्य स्टार रेटिंग। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए एक स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू कर रहा है। ये रेटिंग प्रणाली एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा दी जाने वाली स्टार एनर्जी रेटिंग की तरह होगी। पैकेज्ड फूड के पैकेट पर सितारों की संख्या मुद्रित होगी। ये दर्शाएगा कि नमक, चीनी और वसा की मात्रा के आधार पर पैक किया गया खाद्य पदार्थ कितना स्वस्थ या अस्वास्थ्यकर है। शुष्क जड़ सड़न रोग। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार शुष्क जड़ सड़न रोग के लिए उच्च तापमान वाले सूखे की स्थिति और मृदा में नमी की कमी अनुकूल परिस्थितियां हैं। शुष्क जड़ सड़न रोग यानी DRR का कारण है मैक्रोफोमिना फैजोलिना नामक रोगाणु। ये मृदा जनित नेक्रोट्रॉफिक यानी परपोषी है। ये चने की जड़ों या तने को नुकसान पहुंचाता है। DRR रोग की वजह से पौधे की क्षमता कम हो जाती है, पत्तों का हरा रंग फीका पड़ जाता है, वृद्धि दर धीमी हो जाती है और शाखाएं मृतप्राय हो जाती हैं। DRR रोग चने की फसल में फूल और फली आने के चरणों के दौरान अधिक प्रभावी होता है। वर्तमान में भारत के मध्य और दक्षिणी राज्यों में DRR रोग का सर्वाधिक प्रकोप दर्ज किया गया है। कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स कोविड-19 के लिए भारत का सबसे पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट टीका है। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने 12 से 18 के आयु वर्ग के लिए इसके आपातकालीन उपयोग की मंजूरी प्रदान की है। कॉर्बेवैक्स, कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला के जाइकोव डी के बाद बच्चों के लिए DCGI द्वारा अनुमोदित ये तीसरा टीका है। कॉर्बेवैक्स एक 2 खुराक वाला टीका है। इसे अंतरपेशियों में लगाया जाता है। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता के सम्मान में मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम नरसिंह मेहताई रखा गया है। वो 15वीं शताब्दी के कवि और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वे मीराबाई के समकालीन थे। नरसिंह मेहता वैष्णव कवि संत थे। उन्हें गुजराती साहित्य में आदि कवि के रूप में सम्मान प्राप्त है। वे गुजराती साहित्य के अग्रणी कवि थे। उन्होंने आख्यान और प्रभातिया नामक पद तथा कई भजन और कीर्तन लिखे हैं। उनकी कई कृतियां अन्य भाषाओं में रचित हैं, जिनका मौखिक रूप से संरक्षण किया गया है। अगली शख्सियत है चकली इलम्मा। चकली इलम्मा का जन्म वारंगल जिले के कृष्णापुरम गांव में हुआ था। वे वर्ष 1946 से 51 के तेलंगाना किसानों के सशस्त्र संघर्ष में योद्धा थी। उन्होंने सामंतों के विरुद्ध संघर्ष किया था। वो कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों से प्रेरित थी। चकली इलम्मा स्वाभिमान का प्रतीक और एक क्रांतिकारी महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें, टीकाकरण अवश्य करवाएं और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।